यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो आपके 18 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक ये वायरल मॉडल पेपर है, इसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में फंस सकते हैं। तो बच्चों, आपका पूर्णांक 100 अंकों का होगा और समय आपको मिलेंगे 3 घंटा 15 मिनट। ये सभी बातें आपको पता है। 15 मिनट में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और इस प्रश्न पत्र में बच्चों 2 खंड होते हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खंड का देखेंगे। खंड का के पहले और दूसरे प्रश्न पे बच्चों 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कि इस मॉडल पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों की उत्तर आप सभी देखेंगे और ये पूरा ही मॉडल पेपर में आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक सभी लोग पूरा वीडियो देखेंगे। प्रश्न संख्या पहले का वाला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। पहला ऑप्शन है कल्पवृक्ष, ठेठ हिंदी का ठाठ, माटी हो गई सोना, तट की खोज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ठेठ हिंदी का ठाठ। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहले का खा वाला है यहाँ पे, गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं। गुलाब राय की पहली बात जो रचना है वो मेरी असफलताएं, याद कर लीजिए। अब इसने पूछा है कि मेरी असफलताएं की विधा है, मेरी असफलताएं की विधा है। तो क्या है ये, कौन सी विधा है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है या फिर आत्मकथा? तो गुलाब राय की जो रचना मेरी असफलताएं है, ये एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाएगा। फिर पहले का गा वाला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है कमलेश्वर, चौथा है प्रताप नारायण मिश्र। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है भाई? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। पहले का घा वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पहला है चिंतामणि, दूसरा है पंच परमेश्वर, तीसरा है कुटज और चौथा है चंद्रकांता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो कुटज है। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अंगा वाला प्रश्न है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। विचार प्रवाह, 100 अनाज 1 सुजान, परख, मेरे विचार। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जो रचना है मेरे विचार। चौथा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार पूछा गया है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। कमेंट करके बताएंगे किसने लिखी है, किसकी रचना है। दूसरे का खा है, हुंकार काव्य के रचयिता हैं। सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो हुंकार काव्य किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। यहाँ पे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। गा वाला है, दूसरे का गा वाला बच्चों, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। पहला ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है। फिर आ जाएंगे दूसरे का घा वाला प्रश्न बच्चों, तीसरा तार सप्तक या तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ये पोस्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके 3 तार सप्तक थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो इसमें पूछा है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तीसरा का प्रकाशन वर्ष है 1959 में। ठीक है। और पहला आपका प्रकाशित हुआ था 1943 में। अब कमेंट में बताएंगे आपको कि दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित किया था और तार सप्तक का प्रकाशन किसने संपादित किया, उसका नाम बताएंगे। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनता है। फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों, दूसरे का अंगा वाला, पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। तो पल्लव से अवतरित कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है भाई? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद। तो ये आपका सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा प्रश्न आएंगे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको 2 गद्यांश आएंगे बोर्ड परीक्षा में, कोई एक ही गद्यांश आपको अटेंड करना है। प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर का आपका यहाँ गद्यांश आने वाला है। ठीक है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन के श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना का बंध मात्र है। संस्कृति है जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए।
जीवन के विटप को पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। और अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों का पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। तो बच्चों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया गया जो आपके 18 फरवरी की बोर्ड परीक्षा में यहाँ आ सकता है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताना है बच्चों। तो जो पास्ट देखिए राष्ट्र शब्द आ गया तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इस प्रकार लिखने पे आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे खा वाला प्रश्न बच्चों, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। गा वाला प्रश्न बच्चों, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। फिर घा वाला प्रश्न बच्चों, कब राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। फिर बच्चों आ जाइए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए जो अंडरलाइन था यहाँ से गद्यांश में आपका 1 से 1 2 3 ये 4, इन 4 लाइनों की व्याख्या करनी है, अपने शब्दों में इसे समझाना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या है बच्चों, वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मानव शरीर के का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्त नहीं कहा जा कि जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। फिर यहाँ पे अथवा में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दिया गया है निंदा वाले प्रश्न से, हरिशंकर परसाई की रचना है यहाँ पे निंदा रस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ बच्चों, ये आपकी परीक्षा के लिए है, इसको पढ़ के जाना। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों के कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस के सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने समझाने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया पहले का वाला, उपरोक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई और पाठ का नाम है निंदा रस। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है पहला से लेके यहाँ से 1.5 लाइनों की व्याख्या करनी है। तो क्या है, कुछ लोग निंदा को इस प्रकार महत्व देते हैं जैसे व्यापारी अपनी पूंजी को महत्व देता है, वह निंदा को अपनी पूंजी समझते हुए व्यापार बढ़ाने में लगे रहते हैं। निंदा किसकी पूंजी होती है। तो निंदा कुछ लोगों की पूंजी की तरह होती है। फिर यहाँ पे घा वाला प्रश्न पूछा है बच्चों, सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सत्य कल्पित कलंक कथा का अर्थ सच्ची काल्पनिक कलंकपूर्ण घटना से है। ऐसी कथा जिसकी केवल कल्पना की गई हो, प्रत्येक व्यक्ति की अधिक से अधिक सभी जगह निंदा करना है उसके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। उनकी अवधारणा होती है कि वह जितनी अधिक निंदा करेंगे उतना ही लाभ उनको प्राप्त होगा। ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर देखिए इस प्रकार यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर दूसरे का अंगा वाला है, कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है। तो कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार केवल और केवल निंदा होता है। चौथा प्रश्न दिए गए, चौथा पद्यांश आता है बच्चों। तो 2 पद्यांश आपको मिलेंगे, कोई एक पद्यांश अटेम्प्ट करना होगा। जो पद्यांश आपको अच्छे से आ रहा होगा वो पद्यांश कर लेना। इस पद्यांश में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 × 2 यानी 10 नंबर का आपका पद्यांश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने पद्यांश लिख रखा है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र बाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो देखिए उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और उसके रचयिता का नाम लिखना है बच्चों। तो पद्यांश का शीर्षक है पवन दूतिका और जिसके कवि हैं बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। खा वाला प्रश्न ये पूछा गया, यहाँ पे आपको 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे लिखेंगे तो। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है बच्चों। तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती हैं, जब से मेरे प्राण प्रिय नए बालों के समान श्याम मोहन कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए और ना ही कोई संदेशा भेजा है। गा वाला पूछा है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो राधा के अनुसार श्री कृष्ण के नेत्र नवीन बालों के समान पनीले मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के वियोग में व्याकुल है। फिर अंगा वाला प्रश्न बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस तथा उसके स्थायी भाव लिखिए। तो भाई ऊपर का जो पद्यांश है उसमें श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव है रति। फिर देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने दूसरा पद्यांश लिया, अभी दोनों आप देख लीजिए, कोई ना कोई आपकी बोर्ड परीक्षा में फंस जाएगा। मैं नीर भरी दुख की बल्ली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा,
क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मछली। ठीक है, तो फिर पद्यांश के शीर्षक और रचयिता का नाम बताना है बच्चों। तो ये गीत 3 है, शीर्षक का नाम है गीत 3 और कवयित्री है इसकी महादेवी वर्मा। इस प्रकार आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं नीर भरी दुख की बल्ली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, इसको व्याख्यात करना है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या? कि कवयित्री महादेवी वर्मा का कहना है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली आकाश में रहती है किंतु दूर दूर तक फैले हुए आकाश का कोई भी कोना उसका स्थायी निवास नहीं होता, वह तो इधर उधर भ्रमण करती रहती है, उसी प्रकार इस विस्तृत संसार में मेरा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा तो इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूँ। फिर बच्चों यहाँ पे ऐसे आप व्याख्या करेंगे तो 2 नंबर यहाँ से पूरे मिलेंगे आपको। फिर यहाँ पे देखिए, गा वाला प्रश्न पूछा है कि नैनों में दीपक से जलते में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न घा वाला है कि कवयित्री के निरंतर रुदन का क्या कारण है? तो प्रियतम से मिलने की व्याकुलता कवयित्री के निरंतर रुदन का कारण है, 2 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, दूसरे का अंगा वाला है कि चौथे का अंग वाला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने स्वयं को दुख की बदली बताया है। फिर बच्चों 5वां प्रश्न आता है आपका, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखना होता है। 80 शब्दों में लिखना है, कम शब्दों में 3 + 2 यानी 5 नंबर मिलेगा आपको। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं हरिशंकर परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों को पढ़ लीजिए, कोई एक ना एक आपका फंस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूरा लिख रखा है। इसी प्रकार आपको परीक्षा में लिखना है, जीवन परिचय हेडिंग डालना है, फिर साहित्यिक परिचय डालना है और इस प्रकार लिख देना है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद की प्रमुख रचनाएं लिखनी है। तो अगर हम इनकी निबंध संग्रह की बात करें तो इनकी निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक वृत्त, आलोक पर्व। उपन्यास की बात करें बच्चों तो बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा है इनका उपन्यास। आलोचना की बात करें तो साहित्य सहचर और शूर साहित्य कबीर इनकी आलोचना है। इन्होंने इतिहास लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसी प्रकार कवि का आएगा, तो आपको कवि का भी जीवन परिचय देते हैं, उनके साहित्यिक परिचय जीवन परिचय तथा साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख करना होगा। 5 नंबर का ये भी आएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया भाई 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, तीनों को पढ़ के चले जाना, एक ना एक आपका आएगा। यहाँ पे हमने जयशंकर प्रसाद का लिख रखा है, तो ऐसे ही आपको परीक्षा में लिखना है, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और इस प्रकार लिख लेंगे। इसको पॉज करके आप पढ़ लीजिए वीडियो। साहित्यिक परिचय लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए पॉज करके। और इनकी रचनाओं की बात करें तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, बहुत बार पूछा जाता है कामायनी महाकाव्य किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घुट, कामना, कंकाल, तितरी और इरावती। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का जो है एक उपन्यास है वो पूरा नहीं है, यानी आधा लिखा हुआ उपन्यास, उसको कमेंट करके बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला आएगा, पंचलाइट की कहानी का सारांश लिखिए या फिर अथवा में बहादुर कहानी की कथावस्तु का सार लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने पंचलाइट कहानी आपको कई बार बताई है, फणीसर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, जिसका सारांश हमने लिख रखा है, पूरा आप पॉज करके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, आई थिंक आपको याद भी होगा, कई बार ये आप कर चुके हैं। फिर 7वां प्रश्न बच्चों आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर देना होता है। तो बच्चों आपके जिले में जो भी खंड काव्य चल रहा है, आपको जो भी खंड काव्य पढ़ाया जा रहा है, वो प्रश्न यहाँ से आप अटेंड कर लेंगे। अगर आप त्यागपति पढ़ रहे हैं तो त्यागपति का प्रश्न कर लेना, अगर मुक्तियक पढ़ रहे हैं तो मुक्तियक तक कर लेना, आलोक वृत्त पढ़ रहे हैं या फिर श्रवण कुमार या फिर सत्य की जीत या फिर रश्मि रथी, जो भी खंड काव्य आपने पढ़ रखा है उसका प्रश्न का उत्तर यहाँ अटेंड कर लेना। खंड खा में हम आएंगे, 8वें का आएंगे। 8वें का जो संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे आपको संस्कृत साहित्य का गद्यांश जो है वो करना होगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश हमने लिख रखा है बच्चों, जिसका संदर्भ लिखने के 2 नंबर और अनुवाद करने के 5, कुल मिला के 7 नंबर मिलेंगे आपको। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है, जिसका यहाँ पे अनुवाद लिख रखा है, पॉज करके वीडियो पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे अथवा का भी हमने लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, इसका अनुवाद यहाँ पे पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, श्लोक का होता है संदर्भ सहित अनुवाद करना है।
तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक हमने लिख रखा है, जिसका संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से ये अवतरित है। पढ़ के जाना बच्चों, यहाँ से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे, 7 नंबर ये पूरे के पूरे मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए बच्चों, 9वां प्रश्न होता है जो आपका संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं। यहाँ पे हमने 4 प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं, 4 प्रश्न उत्तरों को याद कर लीजिए, इनमें से एक नया आपका जरूर एग्जाम में आ जाएगा। फिर 10वां प्रश्न बच्चों आता है, हमने कई बार आपको बताया, रस छंद अलंकार। रस छंद अलंकार आपका 6 नंबर का फिक्स है, तो पढ़ के ही जाना, ठीक है, क्योंकि 2-2 नंबर का आपका रस छंद अलंकार आता है। 11वां आपका आता है बच्चों, जो है 11वां प्रश्न है, साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये आपको 4 निबंध हमने बता दिया, इन 4 निबंधों को में से एक नए का आपका आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए नयनम का संधि विच्छेद पूछा गया, तो नय प्लस अनब बच्चों आदि संधि है। कलाविव का संधि विच्छेद है, तो कला प्लस यू, बा वाला सही हो जाएगा। वृद्ध का संधि विच्छेद है, वृद्ध प्लस धा, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। अनुरूपम में अव्ययी भाव समास है। श्रेष्ठ पुरुषा में जो है आपका कर्मधारय समास है। कमेंट करके बताएंगे भरपेट में कौन सा समास है। फिर आपका जो है पत्र आएगा, तो एक पत्र तैयार करके जाना बच्चों। यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लिख रखा है, आप इसको पढ़ के जरूर जाना। और यहाँ पे देखिए हमने ये लिख भी रखा है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। तो कुछ इसी प्रकार आपका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट देख लीजिए, और ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखना है, सेम यही फॉर्मेट आपको लिखना है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, पता नहीं लिखना है, ना ही नंबर लिखना है, तारीख आप लिख सकते हैं। इसमें आप क ख ग बोल देना, लिख देना। फिर यहाँ पे देखिए आपका आया है कि किसी के धातु में प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कटुता, प्रभुता और गता, ठीक है। और किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। महत्ता, पठिता और प्रेषिता में आपको प्रत्यय बताना है बच्चों। और आकाशा, क्षेत्र, समम, स्नाति, श्री गणेशाय नमः में आपको विभक्ति और संबंधित नियम बताना है। तो ये सभी प्रश्न उत्तर हमने प्रीवियस मॉडल पेपर में करा के रखे, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख लीजिए।